एआईटी के यूनिट 5 की क्विक शॉर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, साइंस एंड सोसाइटी। जो इंडियन कल्चर जो है उसका हेरिटेज जो है एक वास्ट टेपेस्ट्री यानी कि एक चित्रपट है, जिसमें कि एडवांस्ड इंजीनियरिंग से लेकर के जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस उस टाइम पर जो थे एंशिएंट इंडिया के अंदर, साथ के साथ ही एक्सपैंड करता है थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक। और हाईली प्लान्ड सिटी से लेकर के जो हमारे मॉडर्न ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉलीवुड है उसको ये एक्सप्लेन करता है। यानी जो इंडियन कल्चर है वो थाउजेंड ईयर्स तक एक्सपेंड किया एंशिएंट इंडिया के अंदर, और इसने हर एक फील्ड, लगभग हर एक फील्ड के अंदर अपना डोमिनेशन दिखाया, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशंस, या फिर सिटी की जो प्लानिंग हो वो। और मॉडर्न इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉलीवुड भी इसी के अंदर आता है। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इंडियन कल्चर ट्रेडिशन ने उस समय पर डोमिनेट किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स, जो इंडियन आर्किटेक्चर थी वो उस वो समय में डोमिनेशन का कारण क्या था, इसी को हम लोग इसके अंदर समझने वाले हैं। तो जो एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस थी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर प्रिपेयर करने की, उसने आर्ट इंजीनियरिंग को कंबाइन किया, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और विजुअली अपीलिंग स्ट्रक्चर्स को एंशिएंट इंडिया ने डेवलप किया। एडवांस प्लानिंग की बात करें तो बेसिकली क्या हुआ, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स टेम्पल्स, सिटीज़ और फोर्ट्स में दिखते थे कि लोग पहले से ही प्लानिंग कर लेते थे कि कितने कॉस्ट लगने वाली है और हमें रिटर्न में क्या मिलने वाला है। जैसे अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, जिसके बारे में हमने पहली यूनिट्स में पढ़ रखा है, तो वो एक ऐसे बोले तो मॉडर्नाइज्ड सिविलाइजेशन थी, जिसके अंदर प्रिपेयरली बेसिकली लोगों ने प्रॉपरली प्लान कर रखा था सिटीज़ को। बेहतरीन मतलब प्लानिंग थी उस सिटी की। साइंटिफिक बेसिस की बात करें तो एडवांस प्लानिंग वगैरह तो अपनी जगह पर थी, लेकिन जब स्ट्रक्चर्स को प्रिपेयर करते थे तो लोग एक्सट्रीम डीप डाइव करते थे सिमेट्री और ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट में, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर्स मिलते थे उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड होती थी। स्कल्पचर्स की बात करें तो बेसिकली स्टोन से बने होते थे, मेटल और वुड से बने होते थे, जो कि बेसिकली लोगों के रिलीजन को और डेली लाइफ को डिपिक्ट करते थे। जैसे बुद्ध की स्टैच्यूज़ की बात कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है तो आप हाईलाइट करें कि जो एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स प्रिपेयर करने की टेक्निक थी वो एस्थेटिक्स और साइंस दोनों की एक ब्लेंड थी, बेहतरीन, जैसे मलयालम, संस्कृत और तमिल की ब्लेंड थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हिंदू टेम्पल्स होती थी उनमें शिखर होता था, साथ के साथ बेसिकली जो पिलर्स होते थे वो सिमेट्री और कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते थे। सील्स, क्वाइंस एंड पॉटरी, जो बेसिकली एंशियंट या फिर पुराने समय की जो कलाकृतियाँ हैं वो ये बेसिकली शो करती हैं कि हिस्टोरिकल टाइम पर, मतलब पुराने समय में कैसी इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ थी, उसी के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। जैसे सील्स की बात करें तो बेसिकली ये पुराने समय में ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज की जाती थी, जिसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है हड़प्पन सील। जबकि हम कॉइन्स की बात करें तो बेसिकली ये मेटालिक करेंसी थी, जिनका सिंपल यूज होता था लेन देन के लिए बेसिकली, जो कि ये रिवील करती थी कि उस समय की इकोनॉमी कैसी थी और रूलर्स उस टाइम पर कैसे थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूलर्स जो करेंसी थी वो भी चेंज होती रहती थी। तो कॉइन्स के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस रूलर ने कितने टाइम तक रूल किया और उसके टाइम में कौन सी करेंसीज उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर स्टेट या फिर प्रोविंस के अंदर चलती थी। पॉटरी की बात करें तो पॉटरी जो थी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिंपल बिना किसी साइंस के बन सकता है। साइंस ऐसे बोले तो बेसिकली ड्यूअल यूटिलिटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को शो करता था, यानी कि बेसिकली इसके अंदर हमें तरीके पते होने चाहिए कि किस तरीके से हमें जो पॉटरी, जो स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करने हैं वो प्रिपेयर होते हैं, साथ के साथ उसके पीछे की साइंस भी पता होनी चाहिए, वरना हम पॉट तैयार करना चाहेंगे कुछ और तैयार हो जाएगा कुछ। तो सिंपल हम लोग ये समझने की कोशिश करें तो सीड्स, क्वाइंस एंड पॉटरी जो है वो बेसिकली क्या बताती हैं, एज अ प्राइमरी सोर्स वर्क करती हैं, जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसे थी, वो बेसिकली उस टाइम पर कैसे थे, साइंस के अंदर कैसे थे, डिफरेंट तरीके के आर्टिस्टिक जो बेसिकली एक्सप्रेशंस थी वो उनकी कैसे थी, ट्रेड और कॉमर्स में कैसे थे एंशिएंट सिविलाइजेशंस, इकोनॉमी एंड रूलर्स कैसे रूल करते थे कंट्री के ऊपर। इन सारी चीज़ों को बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमें ये पता करना है तो उसके लिए सील्स, क्वाइंस और पोल्ट्री एक प्राइमरी सोर्स के रूप में वर्क करती हैं। यहाँ पर जैसे डायग्राम में शो किया गया है, सील्स जो कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज किए जाते थे वो बेसिकली एक स्पेशल सिंबल्स होते थे, जबकि क्वाइन बेसिकली इकोनॉमी को एक्सप्लेन करती थी और पॉटरी जो थी वो डेली लाइफ और साइंस की एक परफेक्ट ब्लेंड थी। पपेट्री एंड डांस ट्रेडिशन की बात करें तो बेसिकली जो ट्रेडिशंस उस टाइम पर थी वो आर्ट्स को परफॉर्म करती थी, जैसे कि डांस और पपेट्री एक्ट्स को, ताकि वो स्टोरी टेलिंग
के थ्रू डिफरेंट लोगों के पास, डिफरेंट कल्चर्स के पास एजुकेट कर सकें उनको और उनको एंटरटेन कर सकें। जैसे पपेटरी की टाइप की बात करें तो स्ट्रिंग यानी धागे वाली पपेट्स जो होती थी वो, शैडो यानी कि बेसिकली हाथ के डिफरेंट तरीके के जेस्चर्स बना करके हम लोग शैडोज को प्रिपेयर कर सकते थे, और रॉड पपेट्स। क्लासिकल डांस और फोक डांस, ये दो तरीके के डांस थे। जबकि हम क्लासिकल डांस की बात करें तो वो रूल बेस्ड होती थी, इमोशनल और साथ के साथ स्पिरिचुअल यानी उसकी स्पिरिचुअलिटी से भी काफ़ी रिलेशन रहती थी, जैसे कि कथक और भरतनाट्यम। जबकि फोक डांस की बात करें तो ये कम्युनिटी बेस्ड होती थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट डांस के फॉर्म्स हो सकते थे, उसको हम लोग फोक डांस बोलते थे। जिसको बेसिकली फोक का मतलब ही यही होता है, जो बेसिकली सेलिब्रेटरी हो सकते थे, यानी किसी बेसिकली सक्सेस या फिर फेल्यूर या फिर कुछ भी अगर बेसिकली उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर या फिर फोक के अंदर होता है तो उस केस में उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग फोक डांस कर सकते हैं। काफ़ी एनर्जेटिक भी होती थी, जैसे इसका स्टैंडर्ड एग्जाम्पल भांगड़ा है या फिर गरबा। तो दोनों ही आर्ट फॉर्म ने ऐसे बोले तो प्रिजर्व तो किया ही लोगों के आर्ट और कल्चर को, साथ के साथ काफ़ी सारे लोगों को एजुकेट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए भी ये डांस फॉर्म्स और पपेट्री के डिफरेंट टाइप्स को यूज किया गया उस टाइम पर। जैसे यहाँ पर पपेट्री को शो किया गया है तो बेसिकली एक क्रॉस बार होती है, साथ के साथ स्ट्रिंग्स होती हैं, और जो पपेट होती है उसके अंदर डिफरेंट बोले तो पॉइंट्स पर स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं, जिसके थ्रू पपेट जो होती हैं वो डिफरेंट तरीके की एक्शंस परफॉर्म करती हैं। लोगों को एजुकेट कर पाते हैं हम लोग थ्रू द स्टोरी टेलिंग प्रोसेस। म्यूजिक एंड थिएटर आर्ट्स, जो नाट्य शास्त्र है वो बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि लाइव परफॉर्मेंसेस या फिर विजुअल एक्सप्रेशंस के बारे में। सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हिंदुस्तानी यानी कि नॉर्थ, और कर्नाटिक यानी कि साउथ। जो भी बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक के फॉर्म्स हैं वो दो चीज़ों पे बेस्ड हैं, राग यानी कि मेलोडी और ताल यानी कि रिदम पे। थिएटर एंड पेंटिंग की बात करें तो ये बेसिकली लाइव एक्टिंग, डायलॉग और मूरल्स यानी कि जो बेसिकली बड़े बड़े वॉल्स पर बड़ी बड़ी डायग्राम्स पेंटिंग बना दी जाती हैं, जैसे कि अजंता केव्स पे बनाई गई हैं, वो सारी इसके अंदर आती हैं, जिसके थ्रू हम लोग सोशल मैसेजिंग के लिए इन सारे आर्ट्स को, पेंटिंग्स को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे म्यूजिक सिस्टम्स हैं, थिएटर्स और पेंटिंग, ये बेसिकली डिवोशन और एंटरटेनमेंट को एक दूसरे के साथ मिंगल करने में मदद करती हैं, यानी कि बेसिकली उन दोनों को कंबाइन करने में हेल्प करती हैं सीमलेसली। इंडियन म्यूजिक के बारे में जैसे हमने समझा तो बेसिकली हिंदुस्तानी यानी कि नॉर्थ और कर्नाटिक यानी कि साउथ, दो तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्म्स उस टाइम पर नाट्य शास्त्र के अंदर ऐसे बोल सकते हैं कि मेंशन थी, या फिर बेसिकली उस टाइम पर दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी। मार्शल आर्ट्स एंड फेस्टिवल्स, ये बेसिकली ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी जो फिजिकल डिसिप्लिन और सोशल यूनिटी यानी कि एकता को एक्सप्लेन करती थी। जैसे मार्शल आर्ट्स की बात करें तो ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल सेल्फ डिफेंस टेक्निक है जो कि फिटनेस और कॉम्बैट के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स की बात करें तो कलारीपयट्टू जो कि खेलर के अंदर यूज किया जाता है, और सिलंबम जो कि तमिलनाडु के अंदर यूज किया जाता है। जबकि फेस्टिवल्स और फेयर्स की बात करें तो ये बेसिकली सोशल या फिर बोले तो रिलीजियस गैदरिंग होती थी, जिनका सिंपल मतलब ये होता था कि लोग यूनाइट करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स और एक्सप्रेशंस को शेयर करें। जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं दिवाली, होली और कुंभ मेले। तो बेसिकली जो फेयर्स थे उन्होंने, वही जैसे मैंने बताया, सोशल गैप्स को बेसिकली ऐसे बोले तो लोगों को क्लोज लाया, उनके बीच में कलेक्टिव हार्मनी को प्रमोट किया और नेशनल इंटीग्रेशन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। इसे बोल सकते हैं कि जो फेयर्स और मार्शल आर्ट्स थी वो बेसिकली एक शील्ड की तरह काम करती थी ट्रेडिशंस के लिए, क्योंकि फेयर्स जो थी वो यूनिटी का सिंबलाइज करती थी और मार्शल आर्ट्स जो थी वो डिफेंस को सिंबलाइज करती थी। इंडियाज़ कल्चर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, जो इंडिया की कल्चर के अंदर डिफरेंट तरीके के आर्ट्स थे, एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने वर्ल्ड के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा और वर्ल्ड के लिए वेलबींग के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया। जैसे योग की बात करें तो योग बेसिकली एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, जिसको अगर लोग करते हैं तो माइंड और बॉडी के बीच में एक हार्मनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी शांति। मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आराम दे सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं, जिसको वर्ल्ड ने अपने लिए भी यूज किया। दूसरे नंबर पर आता है आयुर्वेद, जो कि एक नेचुरल साइंस, बेसिकली ऐसे बोले तो नेचुरली साइंस बैक टेक्निक है, यानी साइंस का इसमें यूज तो होता है बजाय कि मैजिक और सुपरस्टिशंस का यूज करके, और इसके थ्रू जो होता है वो हॉलिस्टिक हेल्थ केयर मेन एम होता है, यानी कि पूरे तरीके से रिकवरी इसका मेन एम होता है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा छाप छोड़ा, जिसके अंदर बेसिकली मेडिटेशन, डिफरेंट तरीके की आर्ट्स, म्यूजिक, डांस का यूज किया गया। तो इन सारी चीज़ों ने, जैसे योग, आयुर्वेद और स्पिरिचुअलिटी ने इंडिया को एक कल्चरल लीडर के रूप में इस्टेब्लिश किया उस टाइम पर ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिया का जो कल्चर का नॉलेज था वो कैसे बेसिकली योग,
आर्ट्स और आयुर्वेद में डिवाइडेड था और इन तीनों चीज़ों ने इंडिया को एक कल्चरल लीडर के रूप में वर्ल्ड स्टेज पे इस्टेब्लिश करने में, पहचान बनाने में मदद की। इंडियन सिनेमा एंड करंट ट्रेंड्स, जो बेसिकली हमें डिफरेंट मैसेजेस को पूरे वर्ल्ड पे या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सप्लेन करना होता था, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली विजुअल आर्ट्स, जिसके अंदर इंडियन सिनेमा मूवीज़ आती हैं, उसको थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि मूवीज जो थी वो परफेक्ट ब्लेंड एंटरटेनमेंट साथ के साथ सोशल मैसेज का होती थी। इंडस्ट्री स्केल की बात करें तो इंडिया एक बिगेस्ट लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री ऑन द ग्लोबल स्केल है। साथ के साथ बेसिकली बॉलीवुड और रीजनल काफ़ी सारी मूवीज हर एक ईयर में बेसिकली प्रोड्यूस करता है। ग्लोबल रीच की बात करें तो बेसिकली सिनेमा को बोलें तो इंडिया के लिए ही क्या पूरे वर्ल्ड के अपने कल्चर को एक्सप्लेन करने का एक परफेक्ट तरीका हो सकता है ऑन द ग्लोबल स्केल। ठीक है। फिर मॉडर्न टेक की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि आज के समय में जो रैपिड ग्रोथ हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, वो इंडियन सिनेमा, इंडियन कल्चर को प्रमोट करने में, फॉस्टर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। गवर्नमेंट रोल की बात करें तो गवर्नमेंट रोल जो थी उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि अगर किसी चीज़ को वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की हेल्प काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट को डिफरेंट तरीके के स्कीम्स लॉन्च करने होंगे। साथ के साथ ग्लोबल एक्सपोजर इनिशिएटिव, जिसके थ्रू गवर्नमेंट कुछ फंडिंग कर सकती है, ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो मूवीज़ जो कि विजुअल आर्ट्स को बना करके अपने कल्चर को प्रमोट कर सकती हैं। इफ़ दे आर नॉट हैविंग एनफ मनी, गवर्नमेंट शुड फंड देम, जैसे मैंने पहले बोला था। पुराने ज़माने में जब मूवीज़ वगैरह बनती थी या पिक्चर्स वगैरह, तो ऐसे बोले तो बेसिकली मूवीज़ तो एक लार्ज कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स ही होती हैं, जो बेसिकली फ्रेम बाई फ्रेम इस तरीके से अरेंज होती हैं कि हमें लगता है कि एक वीडियो है जिसको हम लोग देखते हैं। तो उस टाइम पर जो पिक्चर्स क्लिक की जाती थी वो इस तरीके की बेसिकली बोले तो एक फिल्म स्ट्रिप्स होती थी, या फिर जिसको बेसिकली हम लोग डिजिटल मीडिया बोल सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।